नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के योयो बायो क्लास में हम बात कर रहे हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस का डायग्राम मैंने अभी अभी बनाया हुआ है, अब इसका थियरी बाकी है, खत्म नहीं हुई है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, अब डायलिसिस में ना दो तरह के डायलिसिस होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस, ओके, जहां ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है इस टेक्निक से। अब इस टेक्निक में ये जो चाची जी हैं, इनको हम मान के चलेंगे ये पेशेंट है, ओके। अब इनके बॉडी के रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी हमारे हाथों में है, यहां फोर आर्म्स में दो हड्डियां हैं, अंगूठे की तरफ रेडियस है, यहां पे अल्ना है। इसलिए अगर हम यूं खड़े हो जाए ना, सो पहले रेडियस, फिर अल्ना, फिर अल्ना, फिर रेडियस। समझा? चल रिवाइज करते हैं, वापस बोल, रेडियस अल्ला, रेडियस अल्ला। हाथ घुमाऊंगा मैं, तेरे को ध्यान देने का बेटा, ओके। सो रेडियस अल्ला, अल्लाह, रेडियस। अब ये जो हड्डी है ना रेडियस, इसके ऊपर एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से खून निकाला जाता है, ओके। वो जो खून निकलता है वो अनक्लीन ब्लड है। क्यों वो खराब ब्लड है? क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई है, इसकी दोनों किडनियां नाराज हो गई है, अच्छी तैयारी नहीं कर पाई परीक्षा में, जिंदगी की परीक्षा में फेल हो चुकी है। उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, किडनी फेल हो गई, ओके। वो क्यों फेल हो गई, क्यों अच्छी तैयारी नहीं की गई, उस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो किडनी खराब होने की वजह से इसके शरीर में जो भी ब्लड है उसमें कचरा बहुत है, उसमें यूरिया बहुत है। सो ये कचरे वाला ब्लड रेडियल आर्टरी से बाहर आता है। जैसे ही ब्लड बाहर आता है ना, तो आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर वो ब्लड के प्रेशर को मॉनिटर करते रहता है, चेक करते रहता है। फिर ये खराब वाला आर्टरी वाला ब्लड नीचे आता है, नीचे की तरफ ये जो पूरा चक्री है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड पंप। यहां से ब्लड को ऊपर भेजा जाता है, यहां जो इंजेक्शन मारा जा रहा है दिस इज हिपैरिन पंप। यहां से हिपैरिन डाला जाता है ताकि हिपैरिन एंटी कोएगुलेंट है। ये जो खून जैसे ही शरीर के बाहर निकलेगा ना, ट्यूब के अंदर जेली की तरह बन जाएगा। फिर वो खून हमको लौटाना भी है पेशेंट को वापस, और अगर एक बार जेली बन गया तो प्रॉब्लम, ब्लड कोएगुलेट हो गया, क्लॉट हो गया तो तकलीफ। इसलिए हम चाहते हैं कि कोएगुलेशन ना हो, उसके खिलाफ जाना है हमको, खून को पतला का पतला ही रखना है, इसीलिए हिपैरिन डाला जाता है बेटा यहां से। फिर उसके बाद यहां पे जो एक मॉनिटर है ना, वो प्रेशर डिटेक्ट करता है इस डायलाइजिंग फ्लूइड का, उसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर। फिर यहां पर मेन फ्लूइड है जिसको डायलाइसेट या तो डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर एक ट्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। अब यहां पे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड अंदर आता है और वेस्ट फ्लूइड यहां से बाहर निकलता है। उसके बाद ब्लड साफ हो जाता है, तो ये क्लीन ब्लड है, ओके। ये जो पूरा का पूरा मॉनिटर है, ये वेन के प्रेशर को मॉनिटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वीनस प्रेशर मॉनिटर। इस ब्लड के अंदर अगर थोड़ा भी एयर बबल रहा, वो एयर बबल अगर इसके बॉडी में गया, ब्लड वेसल में गया, बड़े ब्लड वेसल से छोटे ब्लड वेसल, उससे छोटे ब्लड वेसल्स, खास करके पल्मोनरी कैपिलरीज यानी लंग्स के कैपिलरीज में जाके अटक गया, इसके वजह से होगा पल्मोनरी एयर एम्बोलस। एयर एम्बोलस मतलब पल्मोनरी ब्लड वेसल का सप्लाई रुक जाएगा उस एयर बबल की वजह से, और इसके वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और उसके वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहां से घूम के ना ये ब्लड वापस से पेशेंट के शरीर में लौटा दिया जाता है, ओके। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा टेक्निक है ना, इसमें एक बात याद रखना कि जब ब्लड वापस लाया जाता है ना, तो यहां हम लोग हिपैरिन दे रहे हैं। सो यहां ब्लड जैसे ही पेशेंट के शरीर में वापस लौटाया जाएगा, सो हम यहां एक लिक्विड डालेंगे अंदर जिसको बोलते हैं एंटी हिपैरिन, ओके। यानी वापस से ना वो जो एकदम ही पतला ब्लड था वो बॉडी में जाएगा, एकदम पतला ब्लड जब बॉडी में जाएगा तेजी से दौड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है, इसलिए हम उसको दोबारा जैसा ब्लड का गाढ़ापन था वैसा कर देते हैं बेटा उसको, और फिर उसको शरीर में लौटा देते हैं। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अब डायलिसिस का ही दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। तुम इमेजिन कर लो कि तुम्हारा दोस्त यूं खड़ा इस तरफ को देख रहा है, ओके, जस्ट इस डायग्राम की तरह। अब ये जो है ये रीढ़ की हड्डी है पीछे की, बैकबोन बेटा। अब इसमें कैसा होता है ना कि एक थैला होता है, एक बैग होता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड इज आइसोऑस्मोटिक टू ब्लड, उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होता है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड को ना इस पाइप के थ्रू, इस पाइप को, ये जो पाइप है इसको बोलने का कैथेटर,
दिस पाइप इज कॉल्ड एज कैथेटर। इस कैथेटर के थ्रू इसको पेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब पेट में सारे जो ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, सारे ऑर्गन्स के आजू बाजू में एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और अंदर जो जगह बन जाती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। सो पेट में इस कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके मदद से डायलाइजिंग फ्लूइड है ना पेट में आता है। अब पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, यानी वो थोड़ा बहुत मटेरियल इस तरफ आने देगा और थोड़ा बहुत मटेरियल इस तरफ जाने देगा। तो वो क्या करता है ना कि यहां पे ये सब आरबीसी बनाया हुआ है, तो बॉडी का जो ब्लड है उसमें जो कचरा है वो कचरा पूरा का पूरा जाता है इस तरफ और अच्छा मटेरियल आता है बॉडी में, और जो भी कचरा है फिर वो उसी कैथेटर से होते हुए वेस्ट फ्लूइड से ट्यूब से होते हुए इस बैग में जमा होगा जिसको बोलते हैं ड्रेनेज बैग। और ये ड्रेनेज बैग को पेशेंट को समय समय पे बदलना पड़ता है बेटा। ये समझा तुमको? ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, अब इसका मैं थियरी कराता हूं तुमको आगे। लिया? चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा है इसको रब करने का, बट मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे तुझे आगे इसका थियरी सिखाना है। चाची गायब हो गई। अब ध्यान देना बेटा, अब बहुत जरूरी बात सिखाऊंगा, उसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर भी चले जाएंगे, किडनी डोनेशन के बारे में भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी बात करेंगे बेटा। इस बोर्ड को थोड़ा और अच्छे से साफ कर लूं ताकि तुमको एक एक अक्षर सही से नजर आए। चौक बोर्ड पर ही हम डिजिटल बोर्ड को मात दे सकते हैं। थियरी लेक्चर्स अवस्थी सर बिलीव दैट, कैसा ना कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी ये सब थे, वो तो बहुत ही सादगी तरीके से पढ़ा करते थे। आजकल तुम्हारे पास यूट्यूब है, एप्लीकेशंस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, ओके। बट पढ़ने वाला बच्चा अगर चाहे तो साधारण तरीके से भी, साधारण हालात में भी पढ़ के काफी अच्छा कर सकता है अपने जिंदगी में। वही अवस्थी सर मानते हैं बेटा, और उसी तरह से तुमको सिखा रहे हैं, ये तुमको हमेशा याद रखना है और लोगों को बताते रहना है कि बायो बायो नहीं है, इट इज यो बायो। अच्छा अब बात हो रही है कि अगर किसी का किडनी खराब हो जाए, अब किडनी खराब हो सकता है तरह तरह के बीमारी की वजह से। सबसे मेन रीजन क्या है मालूम है? एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज। कुछ बच्चों ने मुझे है ना डाउट पूछा था इंस्टाग्राम पे, सर ये ग्लूकोज यूरिया क्या होता है? सो ग्लूकोज यूरिया का मतलब होता है दैट द पेशेंट विल पास ग्लूकोज इन यूरिन, उसके यूरिन में ज्यादा से ज्यादा वो ग्लूकोज पास करेगा। ऐसी एक और कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। यहां पे पेशेंट विल पास कीटोन्स इन यूरिन, ये याद रखना बेटा, ओके। सो दैट इज ग्लूकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया। चलो 2 मिनट यहां रुक जाओ बेटा। हाँ स्टील का स्केल दे दो मुझे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सब कुछ सिस्टमैटिक चले। ओके चलो अभी ध्यान दो बेटा। अब ग्लूकोज यूरिया में पेशेंट विल पास ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया में पेशेंट विल पास कीटोन्स इन यूरिन। कीटोन यूरिया किस में देखा जाता है? एमसीक्यू में अगर पूछा ना, कीटोन यूरिया इज सीन इन डायबिटीज मेलाइटस, and it is also seen in cases of starvation। जो लोग काफी दिनों से, काफी हफ्तों से अगर भूखे हैं, ओके राइट, खाने की तकलीफ है, पैसे नहीं है, गरीबी में है, सो अगर कोई स्टारवेशन में है सो उसके बॉडी में बहुत सारा कीटोन जमा होता है और ये कीटोन को यूरिन से फेंक दिया जाता है। कीटोन के मामले में सबसे मेन कीटोन है एसीटोन, ओके। ये नेल पेंट रिमूवर जो होता है ना बेटा, ये वही केमिकल है एसीटोन। फिर ये एसीटोन को यूरिन से भी फेंका जाता है, लंग्स भी बाहर फेंकता है। इसलिए किसी का डायबिटीज अगर हद से ज्यादा रहेगा, शुगर लेवल हद से ज्यादा रहेगा, और या तो अगर वो स्टारवेशन में बहुत ज्यादा भूखा है तो उसके सांसों से भी एसीटोन की स्मेल आती है।
यानी वो तुम्हारे नजदीक खड़े रह के बात करेगा ना, तो डॉक्टर बात करते बार बार पेशेंट को सेंस कर जाते हैं इसके सांसों में से एसीटोन का स्मेल आ रहा है, दिस इज कीटोन यूरिया। यूरिन में भी कीटोन निकलेगा, सांसों में भी कीटोन निकलता है, और ऐसे पेशेंट अक्सर बहुत डल और सुस्त होते हैं। अधिकतम ऐसे पेशेंट तो बेहोश हो जाते हैं और फिर उनको आईसीयू में एडमिट करके उनका इंजेक्शन वगैरह चलाया जाता है। अच्छा, नॉट टू फॉरगेट डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वो वाला डायबिटीज है जहां पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, डायबिटीज इंसिपिडस भी एक डायबिटीज है जहां पर एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी होती है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है बेटा। अब ये याद रखना, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में से म से मेलाइटस, म से मीठा, यही वो डायबिटीज है जहां तुम्हारा डॉक्टर तुमको मीठा खाने के लिए मना करेगा। इसमें ना पेशेंट का शुगर लेवल इतना ज्यादा होता है कि एक्स्ट्रा शुगर को लेके यूरिन में फेंकना होता है, इसलिए इनके यूरिन में शुगर निकलता है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसी भी कहानियां सामने आई हैं जहां पर कुछ दोस्त जहां जंगलों में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, फिर जब वहां पर यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करते ना, तो एक दोस्त हमेशा उस यूरिन को देखते रहता है, तो बाकी के दोस्त आके उसको मारते हैं, बोलता है क्या पागल हो गया है क्या, यूरिन को क्या देख रहा है। तो बोला यार मैंने एक चीज गौर किया है, मैंने ये चीज गौर किया है कि मैं जब यूरिन पास करता हूं तो उस यूरिन के ऊपर बहुत सारे फ्लाइज और बहुत सारी चींटियां आकर्षित हो जाती हैं। मेरे यूरिन पे बहुत सारी फ्लाइज आकर बैठती हैं, तुम्हारे यूरिन पे कोई फ्लाइज और कोई एंट्स आते ही नहीं, ऐसा क्यों है। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या बेकार आदमी है, क्या देखते रहता है, क्या तू गौर करते रहता है। फिर इस तरह के पॉइंट को जब आगे रिसर्च के तहत देखा गया ना, ओके, फिर ऐसे पेशेंट का यूरिन जब हम एग्जामिन करेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे ना, ओके, तो लेबोरेटरी में पता चलता है उसके यूरिन में शुगर है, शुगर यानी ग्लूकोज। और क्योंकि उसके यूरिन में इतना ज्यादा ग्लूकोज है, इसलिए एंट्स यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड। पुराने जमाने में जब लेबोरेटरी ये सब नहीं था ना, तब इस हिसाब से ना धीरे धीरे लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जरूर इसके यूरिन में शुगर है बेटा। सो ऐसे भी किस्से हैं, ऐसे भी कमाल के किस्से हैं जहां लोगों को तो लगा रहे क्या ये नोटिस कर रहा है, बट उसका नोटिस करना बड़ा काम आया। फिर पता चला कि डायबिटीज नाम की बीमारी होती है, और इसीलिए फिर डायबिटीज में पेशेंट को मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना कर देता है। बट पेशेंट कैसे ना कोई बहाने से मीठा खाने को देखता है। मैंने तुमसे हमारे एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेरा एक पेशेंट था, ओके, उसको कैसे आना कि बहुत हाई शुगर लेवल था, डायबिटीज बहुत हाई लेवल का था। तो अब उसको मीठा खाने के लिए मना किया, तो क्या करता था ना, गणेश फेस्टिवल में हर किसी के घर पे जा रहा है गणपति का दर्शन करने। अब हर वो घर वाले हैं ना, इसकी वाइफ को बोलते हैं भाभी आपके पति तो बड़े धार्मिक है, सारे घर में सारे मंडप में जा रहे हैं और गणेश भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब उनकी पत्नी सोची है ये कौन सा बड़ा धार्मिक हो गया। फिर उनको पता चला ये सब घर में दर्शन करने नहीं जा रहा है, ये प्रसाद लेने जा रहा है। तो दर्शन करता है, बोलता है लाओ प्रसाद दो, लड्डू दे दो, पेड़ा दे दो, मोदक दे दो। फिर बाद में वो उसकी जो वाइफ है ना, मुझे क्लिनिक में बोलती है कि डॉक्टर देखो ये मीठा खा रहा है अभी भी। और मैंने इसको डांटा, मैंने उसको मना किया कि भाई डॉक्टर अवस्थी चिल्लाएंगे तुमको, तो मुझे डांटता है और बोलता है कि भाई प्रसाद को ना नहीं बोलते। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस बायो क्लास रिमेंबर, प्रसाद को है ना एक कंडीशन पे ना बोलते हैं, उस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। सो अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, कोई तुम्हारे सामने प्रसाद रख देना, बस हाथ जोड़ लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रसाद के आड़ में ना तुम मीठा खा के अपना शुगर लेवल मत बढ़ाओ, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। ये बात समझ में आई सबके? अच्छा, सो ये है डायबिटीज मेलाइटस जहां पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ता है। इससे जुड़ा एक और कमाल का किस्सा है ग्लूकोज यूरिया। मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में ना, जो यंग डॉक्टर्स होते हैं ना, ओके, उनको एक बात सिखाई जाती है, वो है ऑब्जर्वेशन। तुमको गौर करना आना चाहिए, गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे एक पेशेंट आता है सामने, ओके राइट, अब ये पेशेंट है ना, लेट्स से 21-22 साल की लेडी है, औरत है, आई बैठी सामने। अब जैसी वो बैठी, ओके, सो डॉक्टर देखता है अरे ये तो लड़की है, बट फिर वो डॉक्टर देखता है नहीं, इसका तो गले का लैरिंग्स काफी प्रोमिनेंट है।
अब लैरिंजियल प्रोमिनेंस इज बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड इट इज अ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फिर पता चला कि ये वास्तविक तौर पे लड़का है पर रहती है लड़की की तरह। देखो क्या गजब दुनिया है। सो डॉक्टर्स को छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर से ही, कि जैसे ही पेशेंट अंदर आने लगे तुमको ऑब्जर्व करके आधे से ज्यादा कंडीशन को डिटेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें आती हैं। ओके, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं ओके जो तरह तरह का है ना ब्रेसलेट पहनते हैं, तरह तरह का कड़ा पहनते हैं, ओके तरह तरह के कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स पहनते हैं, ओके दैट रिफ्लेक्ट्स जॉइंट कंप्लेंट्स। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत थिक ड्रेसिंग करके आते हैं, पता चलता है कि इनको बुखार के साथ साथ ठंड लग रही है। सो इस तरह से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। अब कमाल का किस्सा ये है दोस्तों, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर है ना हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स को ले जाता है और उनको डायबिटीज का पेशेंट दिखाता है, बोलता है देखो इसको डायबिटीज है। बोलो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? तो जूनियर डॉक्टर्स कैसे नए नए 12th का नॉलेज जो अवस्थी सर से पढ़े हैं वो बता रहे थे सर डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की कमी होती है। फिर सीनियर डॉक्टर बोलता है वेरी गुड, इंसुलिन कहां से निकलता है? तो ये बोलते थे सर इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं बीटा सेल। सीनियर डॉक्टर बोलता है वेरी गुड। अब अगर इसको डायबिटीज है तो इसका क्या ज्यादा होगा? तो बच्चे बोलते हैं सर इसका शुगर लेवल ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इसका शुगर लेवल ज्यादा है तो एक्स्ट्रा शुगर कहां निकलेगा? तो एक्स्ट्रा शुगर यूरिन में निकलेगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ सर यूरिन में निकलेगा। अब सीनियर डॉक्टर ये बोलता है कि अगर यूरिन में शुगर है मतलब इसका यूरिन मीठा होगा। अब सारे जूनियर डॉक्टर्स परेशान हो गए, ये कैसा सवाल है? लॉजिकली हाँ अगर शुगर है तो मीठा होगा, पर किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है उसका। तो सीनियर डॉक्टर बोलता है मीठा होगा कि नहीं? तो हाँ सब बोल देता है हाँ सर मीठा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, मीठा होगा और आज हम इस बात को प्रूव कर लेंगे। अब सब जूनियर सोच रहे अब क्या करवाएगा ये। तो सीनियर डॉक्टर है ना नर्स को बोलता है सिस्टर यहाँ आओ, इस पेशेंट का यूरिन ले आओ। तो सिस्टर है ना एक छोटे से डिब्बी में एक छोटे से कंटेनर में पेशेंट का यूरिन ले आती है। यूरिन रखा ही हो सामने। अब सीनियर डॉक्टर अपनी उंगली डुबोता है उसमें, सारे जूनियर्स बोलते हैं शी ये क्या कर रहा है ये। वो अपना उंगली डुबोता है और चख लेता है, बोलते हैं हाँ सही में ये तो मीठा है। तो ये तो बात सिद्ध हो गई, ये बात प्रूव हो गई कि यूरिन में ग्लूकोज है। बट मैं अकेला क्यों प्रूव करूं, चलो अभी आप लोग भी इसको प्रूव करो। अब सारे जूनियर्स परेशान, बोलते भाई इन्होंने तो चख लिया अभी हमको भी चखना पड़ेगा। अगर पहले पता होता मेडिकल कॉलेज में इतनी गंदगी है, पेशेंट का यूरिन, उसका वॉमिट, उसका कफ, उसका स्पिट, ओके उसका लूज मोशन, ये सब हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं मेडिकल फील्ड में कभी नहीं आता। ए मेरा बेटा तू ऐसा कभी सोचना मत जिंदगी में। ह्यूमन डिस्चार्जेस को हैंडल करने की मे भी सारी की सारी क्षमता और ये सारा का सारा नॉलेज और विजडम कुदरत ने सिर्फ डॉक्टरों को दिया है। और अपने आप में डॉक्टर होना ना ये बहुत 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 बड़ी बात मानी जाती है। और ये मानव की सेवा है, इंसान की सेवा है जो और कोई नहीं कर सकता। हमेशा यू शुड बी प्राउड दैट यू आर अ डॉक्टर। यू शुड बी प्राउड दैट यू हैव रेड दिस सब्जेक्ट दैट इज योयो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। अब ये जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं तो ये भी चख लेते हैं, बोलते हैं हाँ सर मीठा तो है। फिर सीनियर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगता है, नर्स भी हंसने लगती है और फिर जूनियर्स बोलते हैं सर आप लोग क्यों हंस रहे हो। तब जाके सीनियर डॉक्टर बोलता है मैं तुमको ऑब्जर्वेशन सिखा रहा था और तुमने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि उस यूरिन के डिब्बे में ओके मैंने अपना 4 फिंगर पहली उंगली डाली और निकालते टाइम ओके मैंने दूसरी उंगली आगे करके उसको चखा। मैंने उस लिक्विड को नहीं चखा। अब सारे जूनियर डॉक्टर्स भड़क जाते हैं, बोलते शी छोटी सी लापरवाही, हमने दुर्लक्ष्य किया और हमको यूरिन चखना पड़ा। फिर सीनियर डॉक्टर हंस के कहता है पर बच्चों आप लोग चिंता मत करो, इस डिब्बी में ओके यूरिन नहीं है पेशेंट का, इसमें शुगर सोल्यूशन है। ओके इस घटना से तुमको सीखना चाहिए कि मेडिकल लाइन में सबसे पहली जरूरी बात होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कांदिवली हॉस्पिटल में लगभग रात 1:30 बजे ओके अवस्थी सर नाइट शिफ्ट पे पोस्टेड थे। वहां रात को 1:30 बजे है ना
पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद हमको खाना खाने का मौका मिला था। तो हम, बाकी की नर्सेस और हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ खाना खा रहा था। पूरा दिन काफी हेक्टिक था। ऑब्जर्वेशन देखो कैसे काम आता है। फिर कैसे होता है ना कि अचानक से हॉस्पिटल में ना बहुत सारे लोग आने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जरूर और कोई इमरजेंसी केस आया है। तो मैं जैसे ही उठ रहा होता हूँ, हम लोग जस्ट टिफिन खोले थे, तो नर्स बोलती है सर आपने काफी ज्यादा पेशेंट्स को स्टेबलाइज किया है, आप रुको, आप खाना खा लो, मैं देखती हूँ पेशेंट का क्या है, उसका बेसिक पैरामीटर्स चेक करती हूँ, फिर आपको बुलाती हूँ। तो एक नर्स चली गई। मैंने बोला वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी की जो नर्स थी और बाकी के जो स्टाफ थे, उसको मैंने बोला ये शायद कुछ गड़बड़ करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इतना शोर शराबा आ रहा है ना, ये एक्सट्रीम इमरजेंसी है। अब ये जो नर्स है ना, वो जा रही है सारे के सारे पेशेंट्स और उसके रिलेटिव्स के पास, ऐसे ऐसे चल के जा रही है, बोले हाँ बताओ क्या हुआ। और तभी मैंने है ना बाकी के मेडिकल स्टाफ को बोला चलो फटाफट, इट्स एन इमरजेंसी, क्योंकि मैंने दूर से पेशेंट को देख लिया। अब मेडिकल लाइन में सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ये नर्स बात कर रही है ना रिलेटिव से, तब तक हम लोग है ना पीछे से उस नर्स तक पहुंच गए। अब हम पहुंच गए तो नर्स हमको देखती बोलते सर आप लोग क्यों परेशान हुए, मैं हैंडल कर लेती। तब मैं बाकी के मेडिकल स्टाफ के साथ उस नर्स को बोला सिस्टर आप ध्यान नहीं दिए, क्या हुआ पूछने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ देखो। अच्छा वो पेशेंट हाथ यूं ऐसे रखा था, उसका है ना फिंगर का टिप, डिस्टल फैलेंजेस, उंगली का ये हिस्सा कट चुका था, और वो कटी हुई उंगली अपने हाथ पे रख के लाया था वो। अब ये कैसे ऑब्जर्व किया, दूर से जब पेशेंट और उसका रिलेटिव आया ना, सो मुझे ना हॉस्पिटल का फर्श जो कि काफी सफेद है, उस पर आई कुड सी रेड स्टेन्स, खून के दाग दिखे। तो जैसे खून के दाग दिखे, मैंने बाकी सारे स्टाफ को बोला दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, दिस इज एन अक्यूट ट्रॉमा, ये किसी तरह का इंजरी है, अपने को तुरंत मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा स्टाफ तुरंत गया। और ये नर्स जो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी, ये रिलेटिव से जाके पूछ रही है क्या हुआ, क्या हुआ, उसके हाथ पर ही रखा है क्या हुआ। फिर हम लोग ने तुरंत उस पर कॉटन रख के, प्रेशर रख के, ओके, ऑपरेशन थिएटर रेडी करके और बाकी के टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ उसको मैनेज किया था। ओके, सो ऑब्जर्वेशन मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज ग्लूकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया। अब बात करते हैं किडनी फेलियर की। इस चैप्टर में एक बात याद रखना, किडनी के बदले हाई फाई वर्ड लगाया जाएगा रीनल। सो अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे? बायोलॉजी बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, इवन यू ऑल शुड रिमेन एक्सट्रीमली 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 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। ओके, ऑलराइट, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर अगर मैं कहता हूं रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर दो तरह की होती है, एक होता है अक्यूट रीनल फेलियर, जिसका दूसरा नाम है अक्यूट किडनी इंजरी, इसका तीसरा नाम है अक्यूट किडनी डिजीज। वैसे chronic renal failure also called as chronic kidney injury also called as chronic kidney disease। फट फट इसका फुल फॉर्म ले लेते हैं। पहला ARF, ARF मतलब acute renal failure। एक क्या है? acute kidney injury, AKD, acute kidney disease। ओके, वैसे इस तरफ ले लो, CRF क्या होगा? CRF होगा chronic renal failure, CKI chronic kidney injury, CKD chronic kidney disease। ये बेटा तू ध्यान दे, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइजेस होगा बट तू ध्यान दे। ओके, अवस्थी सर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकेगा इसको प्रोफेशनल रखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैंने मेरे घर में, ये पूरा सेटअप मेरे घर में है, मैंने फैन भी ऑफ रखे हुए हैं ताकि फैन का भी आवाज़ ना आए, बहुत गर्म फील होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट। ओके, थोड़ा एडजस्ट करके ले और टॉपिक पे ध्यान दे बेटा। ओके, जितना हो सके उसका फायदा उठा के ले। सो ये हो गया फुल फॉर्म। अब यहाँ पे ना बेटा हमको ये समझना है कि अगर किसी का किडनी फेल होगा, यानी किसी का अगर किडनी खराब होता है तो क्यों खराब होगा। ओके,
किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है? किडनी फेलियर का मतलब होता है कि या तो फिर तुम्हारा किडनी का फंक्शन, या तो किडनी का फंक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, या तो उसका फंक्शन पूरी तरह से स्टॉप हो गया। किडनी ने काम करना एकदम ही कम कर दिया है, या तो फिर उसका कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों किडनी नाराज हो गई, दोनों किडनी ने हाथ उठा लिया, बोला कि भाई हमसे ना हो पाई। क्या बोला किडनी ने? भाई हमसे ना हो पाई। ओके, दोनों किडनी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए दोनों किडनी? ओके, किडनी खराब कब होती है? व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी। अब ये कब होगा? ये होगा जब किसी ना किसी तरह का इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है और किडनी वाले हिस्से पे मार लगी है। ओके, या तो किसी और हिस्से पे मार लगी है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, ताकि किडनी को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। अच्छा, फिर ये होता है तरह तरह के इंफेक्शन की वजह से। और तो और मेरा बेटा तू याद रखना कि ये होता है डिक्रीज वाटर इनटेक की वजह से। अगर कोई बहुत कम पानी पी रहा है लंबे समय तक तो प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर या तो फिर अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है और उसने अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेलाइटस को नहीं कंट्रोल किया तो आने वाले टाइम में उसका भी किडनी खराब हो सकता है बेटा। ओके, नाउ other than all this, one very important reason that you should remember for kidney failure is drugs, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। ऐसी दवाइयां हम खा रहे हैं बिना डॉक्टर के पूछे, जिस दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हमको नहीं मालूम। दवाइयों में बच्चों मैं तुमसे कहता हूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेन किलर्स। आज के जमाने में लोगों को क्या आदत हो गई है पेन किलर की? मेडिकल स्टोर से जाके पूछते हैं, सीधा उधर से ही दवाई ले लेते हैं। थोड़ा भी दर्द वगैरह ये सब हुआ ना, लोगों को पेन किलर खाने की आदत हो गई है। पेन किलर टैबलेट्स तो ऐसे खाया जाता है कि मानो लोग सेंग चना चबा रहे हैं। तो याद रखो ये दवाई है बेटा, ये काफी गलत है। थोड़ा भी तकलीफ है, आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी, हम तो बोले जब मैं हमारे टाइम पे जब हम लोग 6th या 7th स्टैंडर्ड में थे, हमको सही से पता भी नहीं था सिर दर्द क्या होता है, इतने गंवार थे। और आजकल ना वही बच्चा 4th 5th स्टैंडर्ड का जब क्लिनिक में आता है, लाइक डॉक्टर माय लेफ्ट साइड ऑफ द हेड इज पेनिंग, द टॉप साइड ऑफ माय आईज इज पेनिंग। फिर वो तरह तरह का लैपटॉप ये सब मोबाइल फोन अच्छे से यूज करता है। तो आजकल बच्चे इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं ना, ओके, तो उस चक्कर में ना ये आदत है ना उनकी खराब हो रही है बेटा। ओके, डेवलपमेंट बहुत सही है बट पेन किलर है ना बहुत गलत है। जितना हो सके ना पेन किलर कम खाना चाहिए बेटा, क्योंकि पेन किलर है ना लंबे समय के लिए किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, किडनी खराब होने का एक आखिरी रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ये किडनी है, इसने यूरिन बनाया बट यहां समझो एक बड़ा सा किडनी स्टोन है, या फिर समझो यहाँ पे बड़ा सा ना कैंसर की गांठ हो गई है, या किडनी के अंदर कैंसर की गांठ हो गई है। सो कोई ना कोई स्वेलिंग, कोई ना कोई लंप है जिसके वजह से किडनी जो यूरिन बना रहा है वो यूरिन आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, और ये ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से किडनी खराब होता है। आगे बढ़ते हैं। अब किडनी खराब कब होगा? किडनी खराब तब हो जाए जब उसका फंक्शन when kidney function decreases to less than 5 to 7%। जब किडनी का कामकाज 5 से 7% से कम हो जाए तब हम बोलते हैं किडनी खराब हो गया। अब हमको पता कैसे चलेगा किसी का किडनी खराब हुआ? सो अक्यूट रीनल फेलियर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं। अक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट को होएगा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी वो पेशेंट बहुत कम यूरिन पास करेगा। अगर वो अडल्ट है सो वो पूरे दिन में लेस देन 400 ml यूरिन पास करेगा पर डे। और अगर वो छोटा बच्चा है सो वो 0.5 ml पर केजी पर आवर, ओके, इसके मुकाबले कम यूरिन पास करेगा। हर किलो के पीछे आधा ml यूरिन पास होता है।
तो अगर पेशेंट 10 किलो का है तो 10 का आधा कर दो यानी 5 ml, तो 5 ml यूरिन पास करेगा 1 घंटे में। बट उससे कम यूरिन पास करता है ना तो उसको हम लोग ओलिगोयूरिया बोलेंगे। अच्छा, और तो और पेशेंट को इडीमा होता है। इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, यानी पेशेंट के हाथ और पैर है ना फूल जाते हैं, उस पर सूजन आता है बेटा। सो अगर पेशेंट कम पेशाब कर रहा है, बहुत ही कम यूरिन पास कर रहा है और उसके हाथ पैर फूल गए हैं, तो याद रखना शायद उसका किडनी खराब हो रहा है, रिपोर्ट्स करा लेना चाहिए। अक्यूट रीनल फेलियर में जो रिपोर्ट हम लोग आमतौर पे कराते हैं उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सीरम क्रिएटिनिन रिपोर्ट। और क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू है 0.5 से लेकर 1.5 तक। सीरम क्रिएटिनिन जो है ना, ये एक तरह का मसल वेस्ट है। जब भी हम मसल्स को मूव करते हैं, जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, सो मसल में से ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है जिसका नाम है क्रिएटिनिन। और ये क्रिएटिनिन नाम का वेस्ट कैसा है ना, ब्लड में ज्यादा जमा नहीं होना चाहिए। सो किडनी ये क्रिएटिनिन को लेके यूरिन में फेंक देता है, इसलिए ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल हमेशा कम रहता है। बट अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल अगर ज्यादा आया, 1.5 से भी ज्यादा आया, यानी किडनी खराब हो रहा है। अब ये कैसी बात है, समझो तुम्हारा घर, ठीक है, अब घर में रोज कचरा जमा होता है। सो कचरे वाली क्या करती है, वो कचरे को लेके फेंक देती है। पर अगर घर में कचरा बहुत ज्यादा पाया गया, यानी कचरे वाली बीमार है ना, क्योंकि कचरे वाली बीमार है इसलिए उसने कचरे को लेके फेंका नहीं, इसलिए कचरा जमा हो गया, बहुत ज्यादा आया। ओके, अगर कचरे वाली नॉर्मल होती तो सारा कचरा लेके फेंकती तो घर में कचरा कम रहता। वैसे देखो क्रिएटिनिन कितना कम होता है हमारे ब्लड में, 0.5 से लेके 1.5 तक, थोड़ा सा। बट अगर क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा आया हमारे ब्लड में, यानी किडनी खराब है, यानी कचरे वाली बीमार है। क्योंकि अगर किडनी सही होती तो ये ब्लड से क्रिएटिनिन लेके एक्सक्रीट करवा देती ना बेटा। इस पे सुनो मेरी बात ध्यान से, 1.5 तक नॉर्मल है। अभी समझो किसी का क्रिएटिनिन का वैल्यू आया 3, तो अपने को लगेगा सर 1.5 से बढ़ बढ़ के कितना, 3 तो बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है ना, 1.5 ही ज्यादा हो गया। नहीं, इसको तुम ऐसे देखो, 1.5 से 3 हुआ यानी डबल हुआ। घर में अगर कचरा डबल जमा हो रहा है यानी कचरे वाले की सेहत आधी हो गई है। सो अगर कचरा क्रिएटिनिन अगर डबल हो रहा है, दैट मींस किडनी का एक्सक्रीशन और किडनी का फंक्शनिंग आधा हो रहा है। ये बात समझा बेटा? सो इस तरीके से याद रखो कि किडनी का कामकाज जब बहुत कम हो जाता है ना, तब क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। दूसरी जरूरी बात, तुम है ना किसी भी तरह का अगर ऑपरेशन कराओगे, तुम्हारा जो जनरल सर्जन होगा, मेडिकल का है ना एक रूल है, हर तरह के ऑपरेशन और सर्जरी में, ओके, ये रिपोर्ट पहले ही करवा लेंगे तुम्हारे सर्जन। सो बेसिक टेस्ट करवाई जाती है। तुम कोई भी ऑपरेशन कराओ, समझो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहे हो, समझो हर्निया का ऑपरेशन करवा रहे हो, ओके, सो डॉक्टर क्या करेगा ना, जनरल सर्जन क्या करेगा बेटा, तुम्हारे सर्जन तुमको छाती का एक्सरे और खून और यूरिन का बेसिक रिपोर्ट करने बोलेंगे। उन खून के रिपोर्ट में एक सबसे ज्यादा जरूरी रिपोर्ट होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल आया यानी इस पेशेंट का किडनी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको मैं जो भी इंजेक्शन, जो भी टैबलेट वगैरह दूंगा, उनमें से जो जो दवाई किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट होती है बॉडी के बाहर, वो दवाई अच्छे से काम करेगी। बट अगर इसका क्रिएटिनिन ज्यादा है यानी इसका किडनी खराब है, तो मैं आधी से ज्यादा दवाई दे ही नहीं सकता। और अगर क्रिएटिनिन बहुत ही ज्यादा है तो सर्जन हाथ ही नहीं रखेगा पेशेंट पे, सर्जन विल नॉट ओपन अप हिज नाइफ, ऑपरेशन करेगा ही नहीं। फिर वो सर्जन तुमको एमडी फिजिशियन डॉक्टर के पास भेजेगा या तो फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेटिव फिटनेस, यानी ऑपरेशन से पहले हम बेसिक जांच करवा के देखते हैं कि वो जांच नॉर्मल है कि नहीं। अगर वो जांच नॉर्मल है तो एमडी फिजिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये लोग लिख देते हैं फिट फॉर सर्जरी। पर अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो एमडी फिजिशियन पहले है ना उस गड़बड़ को मैनेज करेगा, उस पैरामीटर को, क्रिएटिनिन को वापस नॉर्मल ले आएगा और फिर ही तुम्हारा सर्जन ऑपरेट कर पाएगा बेटा। ये कहानी है क्रिएटिनिन की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक किडनी इंजरी, जो लंबे समय से अगर किसी का किडनी खराब है ना, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इसमें अगर हम पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, जो पेट का रिपोर्ट कराते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो डॉक्टर एक छोटा सा ऐसा माइक जैसा रहता है, उसमें वायर होता है, जेल लगाता है पेट पे और उसको मूव करता है।
सोनोग्राफी अगर कराओगे ना और लंबे समय से अगर किसी का किडनी खराब है तो उसमें ना किडनी का साइज बहुत छोटा आता है। सो उसमें व्हाट यू फाइंड स्मॉल साइज ऑफ किडनी। इसके साथ साथ ऑलिक यूरिया होने लगता है, यूरिन का क्वांटिटी कम हो जाता है, और इसके साथ साथ पेशेंट को प्रोटीन यूरिया भी होता है। उसके यूरिन के टेस्ट में ना प्रोटीन्स आने लगते हैं, ओके, अल्ब्यूमिन आने लगता है, ब्लड आने लगता है बहुत सारे केसेस में, जिसको हिमैट यूरिया भी बोलते हैं। ओके फाइन, सो दैट इज क्रॉनिक। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखना कि क्रॉनिक का मतलब होता है वो बीमारी जो लंबे समय से, और अक्यूट का मतलब होता है वो बीमारी जो कम समय से। तुमने एक बात गौर किया, तुम जब भी डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी शिकायत लेके, डॉक्टर मेरा सिर दुख रहा है, ओके, डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, ओके, तो डॉक्टर तुरंत पूछता है कब से। डॉक्टर सिर दुख रहा है 2 दिन से, ओके, डॉक्टर सिर दुख रहा है 6 महीने से। अब 2 दिन से सिर दुख रहा है, 6 महीने से सिर दुख रहा है, तुमको क्या लगता है दोनों पेशेंट को, अगर 2 पेशेंट आए, दोनों का सिर दुख रहा है, इसका 2 दिन से दुख रहा है, इसका 6 महीने से दुख रहा है, क्या डॉक्टर दोनों को सेम दवाई देगा? नहीं। फिर डॉक्टर पूछेगा ये अक्यूट है ये क्रॉनिक है। अक्यूट यानी वो बीमारी जो 1 महीने से कम समय से है, और क्रॉनिक यानी वो बीमारी जिसको 1 महीने के ऊपर हो गया। 2 दिन से सिर दुख रहा है तो डॉक्टर बोलेगा 2 दिन से सिर क्यों दुख रहा है, 2 दिन से क्या चालू है आपकी जिंदगी में? तो बोलता है डॉक्टर 3 दिन से मेरा एग्जाम चालू है और मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है। तो डॉक्टर समझ जाता है हाँ पढ़ाई नहीं किया, लास्ट मिनट पे टेंशन लेता है, पागल, पढ़ाई करने का ना, ठीक है चल ये दवाई ले ले, जा घर पे पढ़ाई कर चुपचाप। फिर उसको बुलाता है तुम यहाँ हो भैया, तुम्हारा कब से सिर दुख रहा है? डॉक्टर साहब 6 महीने से दुख रहा है। अच्छा 6 महीने से सिर दुख रहा है तुम्हारा, क्या हुआ 6 महीने से जिंदगी में? 6 महीने पहले शादी हुई हमारी। अच्छा शादी हुई, हाँ ये तुम्हारा जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये लो दवाई लो। डॉक्टर दवाई खुद खाएं कि औरत को दे? खुद खाओ तुम, चलो जाओ यहाँ से। सो अक्यूट और क्रॉनिक। सो अक्यूट डिजीज में क्या होता है ना, अक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जो कम समय से, क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो लंबे समय से। बेटा सो हियर व्हाट यू अंडरस्टैंड इज अक्यूट रीनल फेलियर यानी किडनी खराब हुआ कभी, अभी अभी, अभी अभी, जस्ट अभी अभी। क्रॉनिक यानी किडनी खराब हुआ कभी, कभी से, बहुत लंबे समय से। ये समझा? चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, आगे बढ़ते हैं। अब ये रब कर देता हूं बेटा। अब मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट लिखवाता हूं डायलिसिस का, पूरा डायलिसिस निपटा देंगे, रपटा देंगे अच्छे से। ओके अच्छा, अब डायलिसिस का फ्लो चार्ट देखो कैसा है। डायलिसिस में पहली बात ये याद रखना था कि व्हेन किडनी फंक्शन becomes less than 5 to 7%, जब किडनी का कामकाज 5 से 7% से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर, यानी किडनी खराब हो गया। अब अगर किडनी खराब हो गया बेटा तो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होते जाएगा। अब बॉडी में अगर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होते जा रहा है और किडनी खराब हो गया है तो हमको जरूरत है आर्टिफिशियल किडनी की। आर्टिफिशियल किडनी यानी हमको जरूरत है एक ऐसी मशीन की जो किडनी का काम कर सके, और इस मशीन को हम लोग डायलिसिस मशीन बोलते हैं। सो वी नीड आर्टिफिशियल किडनी फॉर ब्लड फिल्टरेशन। ओके, सो हमको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है जो ब्लड का फिल्टरेशन कर सके। अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ना, इसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं, और ये डायलिसिस 2 तरह का है। इसमें एक होता है हीमोडायलिसिस
और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये दोनों का मैंने तुझे अभी डायग्राम से समझाया था, अभी खाली उसका फ्लो चार्ट लिख के देता हूं बेटा। ओके, हीमोडायलिसिस में क्या होता है ना, पेशेंट के रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी से जो ब्लड बाहर आ रहा है वो गंदा ब्लड है, दैट इज अनक्लीन ब्लड। फिर उस ब्लड को हम लोग कहां डालते हैं, उसको हम लोग डालते हैं डायलाइजिंग मशीन के अंदर। डायलाइजिंग मशीन में कौन सा ट्यूब होता है, ये एमसीक्यू आएगा, उसके अंदर सेलोफेन ट्यूब होता है बेटा, सेलोफेन ट्यूब। ओके, अगर ये कट रहा है ना तो स्पेलिंग देख लो, CELLOPHANE, सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब इज सराउंडेड बाय cellophane tube is surrounded by dialyzing fluid or you can say dialysis fluid, जिसको डायलाइसेट भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहां क्या होता है ना कि इस फ्लूइड के अंदर ब्लड में जितना भी कचरा है, ब्लड में जितना भी कचरा है, वेस्ट है, वो कचरा चले जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। और वो वाला डायलाइजिंग फ्लूइड ना वेस्ट बन जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसको बाहर ड्रेन कर दिया जाता है। अब ब्लड में से जब कचरा निकल गया तो बचा हुआ ब्लड कैसे रहेगा, फिल्टर्ड ब्लड, जिसको हम बोल सकते हैं क्लीन ब्लड। और उस क्लीन ब्लड को हम पेशेंट के बॉडी में वापस छोड़ देते हैं बेटा। अब इसमें मेन बात यह है कि जब पेशेंट का ब्लड बाहर निकाला जाता है ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले हिपैरिन नाम का केमिकल डाल देते हैं। सो हिपैरिन क्या काम करेगा, हिपैरिन एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा। हिपैरिन एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा। और जब क्लीन ब्लड वापस से पेशेंट के बॉडी में डालते हैं ना, तो बेटा हम लोग एंटी हिपैरिन डाल देते हैं। सो यहां हिपैरिन क्या करता है, उसके खून को पतला कर देता है। फिर वही पतला खून जब पेशेंट के शरीर में वापस लौटा रहे हैं ना, तो वापस से उसका जो नॉर्मल गाढ़ापन था उसको लौटाना है, इसलिए एंटी हिपैरिन नाम का लिक्विड डालते हैं बेटा हम लोग। इसको तुम लोग बराबर से ब्लॉक डायग्राम में बनाना, एक एक वर्ड को ना बॉक्स में डालना बेटा। ओके, और इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट बना लेना। इस तरह से हीमोडायलिसिस हो पाता है पूरा का पूरा। ओके, अच्छा, अब इस हीमोडायलिसिस में एक बात याद रखो कि हीमोडायलिसिस में ना जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, दिस डायलाइजिंग फ्लूइड इज आइसोऑस्मोटिक टू ब्लड। आइसो का मतलब सेम, ऑस्मोटिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। सो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही होता है। ओके, सो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि वो गंदा ब्लड जब उसमें जाता है, अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्लड से कचरा ले लेता है। ओके, और थोड़ा बहुत अच्छा मटेरियल लेगा तो ब्लड में डाल देता है, फिर वो ब्लड प्यूरिफाई होकर पेशेंट के बॉडी को वापस लौटा दिया जाता है। सो डायलाइजिंग फ्लूइड इज आइसोऑस्मोटिक। शायद एमसीक्यू आ जाए, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक, आइसोऑस्मोटिक, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। सो इट इज आइसोऑस्मोटिक टू ब्लड। नेक्स्ट, dialysis cannot restore, okay, dialysis cannot restore three things. Number one, calcitriol. Number two, renin. And number three, erythropoietin. अब बेटा याद रख, किडनी में से ना ये तीन अलग अलग किस्म के हार्मोन्स बनते हैं। कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए कैल्सीट्रायोल नाम का हार्मोन बनता है। ओके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रेनिन नाम का हार्मोन बनता है, और आरबीसी प्रोडक्शन करवाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है। जब भी हमारा किडनी खराब होता है ना,
ओके, इसीलिए क्रॉनिक किडनी फेलियर में पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का मतलब होता है उसके बॉडी में या तो आरबीसी की कमी है, या तो हीमोग्लोबिन की कमी है, या तो दोनों की कमी है। ओके, अब ये अनीमिया क्यों हुआ? क्योंकि उसका किडनी खराब हो गया है। किडनी खराब हो गया है मतलब क्या? एरिथ्रोपोइटिन नाम का केमिकल नहीं बन रहा है। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, और पोएट हमने पढ़ा है ना 9वीं 10वीं में, पोएट कवि। पोएट करता क्या है बेटा? सर पोएट पकाता है। हाँ मालूम है, हम जानते हैं। क्या पढ़ते थे? कवि कहना क्या चाहते हैं, फिर टीचर सिखाता था। फिर हम सोचते थे 2 लाइन में कवि इतना कुछ कहना चाहते हैं, होगा। सो पोएट और कवि करता क्या है? कंपोज करता है। सो पोएटिन यानी कंपोज करना, यानी प्रोड्यूस करना, और एरिथ्रो मतलब आरबीसी। सो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एरिथ्रोपोएटिन। सो डायलिसिस में कैसे है ना कि किडनी खराब हो गया तो उसका फिल्टरेशन का काम ये मशीन करके दे देगा, पर किडनी जो 3 केमिकल बनाता है ना, मशीन वो केमिकल नहीं बना सकता। सो ये 3 केमिकल के लिए हमको कोई ना कोई दवाई या तो अलग से कोई ना कोई केमिकल बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सो डायलिसिस कैन नॉट रिस्टोर दीज 3 केमिकल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। डन? ओके। चल बेटा ध्यान दिया, लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में ये याद रखना है कि जो सेकंड टाइप का डायलिसिस है, दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होगा कि इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक वो लेयर है जो हमारे एब्डोमेन को पूरी तरह से कवर कर देती है, ताकि सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स इससे ढके होते हैं। ओके, पेरिटोनियम नाम का कवरिंग होता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में जो भी एक्सचेंज होगा वो पेरिटोनियम के अक्रॉस होगा। सो पेरिटोनियम विल एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ये आधे बहुत मटेरियल को अपने थ्रू आने जाने देगा बेटा। पेरिटोनियल डायलिसिस में सबका सब कचरा आता है, पेट में जाता है। ओके राइट, जो मेन फ्लूइड है, कचरा नहीं सॉरी, जब मेन फ्लूइड जिसको डायलाइसिंग फ्लूइड बोलते हो पेट में जाता है, फिर ब्लड में से कचरा वो फ्लूइड में जाएगा, और फिर वो ड्रेन वाला जो फ्लूइड होता है नीचे, जो हमने डायग्राम में देखा था बेटा, ओके, वहां से बाहर हो जाएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस का फायदा क्या है? इसको आप घर पे कर सकते हो, इसको आप अपने काम के दौरान ऑफिस में कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते भी इसको कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में से रिमेंबर, हीमोडायलिसिस is better than peritoneal dialysis. ओके, हीमोडायलिसिस इज बेटर देन पेरिटोनियल डायलिसिस। अब यहां पे ना सबसे मेन बात ये याद रखो बच्चों कि डायलिसिस से एक्चुअली क्या हो रहा है, डायलिसिस से हमें ना कुछ समय के लिए खाली ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। सो डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ ओनली बाइंग टाइम। हम थोड़ा समय खरीद रहे हैं। डायलिसिस से कोई इलाज नहीं हो रहा है। लॉन्ग तरफा इलाज क्या है? लॉन्ग तरफा इलाज है हमको इसका है ना किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ओके, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कैसा है ना, जो किडनी डोनर होते हैं, यानी कोई ना कोई किडनी देगा बेटा। अब इतना आसानी से कोई किडनी तो देता नहीं है। हम अपने वड़ा पाव में से एक बाइट दोस्त को नहीं देता है, किडनी कहां से देगा? सो किडनी इतना आसानी से मिलती नहीं है बेटा। ओके, अब किडनी के जो डोनर होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिसीज्ड डोनर। ओके, डिसीज्ड यानी
डेड डोनर, ओके। और एक होता है लाइव डोनर। अब लाइव डोनर में दो तरह के, एक है जेनेटिकली रिलेटेड और दूसरा है जेनेटिकली अनरिलेटेड, ओके। जेनेटिकली रिलेटेड यानी अगर कोई खून संबंध में घर परिवार का इंसान ही किडनी डोनेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली रिलेटेड। और जेनेटिकली अनरिलेटेड यानी किसी ने भी किडनी डोनेट किया, हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो हमारे घर परिवार से नहीं है, हमारा कोई उसके साथ रिश्ता नहीं है, उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली अनरिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ बच्चों सीखने वाली बात यह है कि मैं तुमको अगर बेसिक सा पॉइंट कहूँ लाइव एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे लाइफ में जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, ओके, मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आईसीयू में हमारा पोस्टिंग था। अब उसमें सबसे कमाल की बात ये हो गई, हम लोग आईसीयू में ना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो बेहोश करने के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास से एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ओके, कि बेहोश करने के टाइम पे ट्यूब कैसे ट्रैकिया में डाला जाता है वो सीखना था हमको। तो जब हम वो सीख रहे थे ना, तो वहाँ एक सर्जन आए और पेशेंट का है ना ऑपरेशन होने ही वाला था, तो हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ खड़े थे। तो सर्जन बोलते हैं कि ये जो पेशेंट है तुमने इसके बारे में पढ़ा? तो हमने तो पेशेंट की पूरी फाइल पढ़ के रखी थी। तो हमने जवाब दे दिया, हाँ सर हमको मालूम है इसका किडनी का ऑपरेशन होने वाला है। और दूसरा कैसा ना, किडनी का ऑपरेशन होने वाला है कैसे पता चलता है? किडनी का ऑपरेशन होने वाला रहता है तो पेशेंट पेट के बल सोता है ऑपरेशन टेबल पे ऐसा, वरना नॉर्मली पेशेंट ऐसे सोया रहता है हर किस्म के ऑपरेशन में। जब भी स्पाइन सर्जरी या किडनी का सर्जरी ना, पेशेंट ऐसे सोया रहता है। तो हमने बता दिया सर को, सर ने बोला वेरी गुड, अब तुम जाओ बाजू के ऑपरेशन थिएटर में। बाजू में एक और ऑपरेशन थिएटर था, बोले वहां जाके पता लगाओ कि वहां किसका ऑपरेशन हो रहा है। तो हम गए, हमको सीखना था ना, फटाफट गए वहां पे, नाम पता लगा लिया और हम आ गए। फिर सर्जन ने पूछा किसका ऑपरेशन हो रहा है? तो हमने बोला कि सर वहां पे ना लक्ष्मी देवी नाम की एक औरत है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो सर ने बोला वेरी गुड, उसकी उम्र कितनी है? तो हम बोले अरे, फिर हम वापस भाग के गए, उम्र देखे, आ गए। तो हमने बताया सर ये 80 इयर्स की है, 80 साल की है। सर बोले वेरी गुड, उसका एड्रेस क्या है? तो हम बोले अरे यार हमको इधर सीखना है, ये क्या चालू है। फिर हम गए, पूरा उसका जन्म कुंडली पढ़ लिए, उसका इतिहास, उसका भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा फाइल पढ़ लिया सर। फिर आए वापस और एड्रेस बताया। अब सर ने कहा तुमने एक बात नोटिस किया, हमारा जो पेशेंट है उसकी उम्र कितनी है? तो हमने कहा कि सर ये लगभग 27-28 साल का है। बोले इसका क्या एड्रेस है और इसका क्या पूरा नाम है? तो पता चला इन दोनों का सरनेम सेम था, इन दोनों का एड्रेस सेम था। और ऑपरेशन का जब हमने पूरा इंक्वायरी निकाला तो हमको पता चला बच्चों, ये बहुत कमाल की बात थी कि ये जो 27-28 साल का इंसान था ना, ये अपनी दादी को किडनी दे रहा था। अक्सर ऐसा बहुत रेयर होता है, बूढ़े लोग हैं ना अपने जवान बच्चे को किडनी देते हैं, बट ये इंसान अपनी दादी को किडनी डोनेट कर रहा था। और उस किस्म का ऑपरेशन था, यहां से किडनी निकाल के हम लोग उसका ट्रांसप्लांट करने वाले थे दूसरे ऑपरेशन थिएटर में, दूसरे पेशेंट के पास, जो अपने आप में बहुत रेयर होता है और अपने आप में बहुत 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 बड़ी सेवा मानी जाती है। सो किडनी डोनेट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे ना, ऑर्गन डोनेशन हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट इतना चलता नहीं है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन कैसा है ना कि हमारे देश में ना लोग थोड़ी अलग सोच रखते हैं। मरने के बाद ना हम लोग कैसा है कि अलग अलग रीति रिवाज, विधि विधान के हिसाब से या तो शरीर को जला देंगे या तो फिर शरीर को दफना देंगे। अब वो शरीर के अंदर किडनी, किडनी के अंदर यूरेटर, ब्लैडर, नेफ्रॉन, ओके, इतने सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को या तो हम जला देंगे या तो हम दफना देंगे, उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे, पर वो ऑर्गन हम किसी को देना नहीं चाहेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आत्मा शांत नहीं रहती, फिर आत्मा भटकती। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हम लोग है ना अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें तो ये सोचो कि आत्मा कितनी खुश होगी, क्योंकि हम लोग फिर भी जीवित रहेंगे और हम लोग कितनी सारी जिंदगी को सपोर्ट करेंगे। ऑर्गन डोनेशन में क्या क्या किया जा सकता है? आईज कैन बी डोनेटेड, तो 2 जिंदगी सपोर्ट होगी। 2 किडनी 2 लोगों को सपोर्ट करेगी, तो 4 जिंदगी को सपोर्ट किया तुमने। लीवर का एक लोब डोनेट किया जा सकता है, तो वो भी 2 जिंदगी को सपोर्ट करेगा, यानी 6 जिंदगी हो गई। स्किन डोनेट किया तो 7, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो 8। ओके, सो इस तरह से अलग अलग किस्म के ऑर्गन्स ना काम आते हैं किसी ना किसी के। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा तेरी फेवरेट कार कौन सी है?
चल मैं दे देता हूँ, देखो बर्थडे गिफ्ट दे दिया, एक महंगी कार BMW, 40 लाख का गाड़ी है, तेरे को दे रहा हूँ तेरे बर्थडे पे फ्री फ्री फ्री। ठीक है, मैंने तेरे को ये BMW कार तुझे गिफ्ट कर दिया। अब तू BMW कार चला रहा है और तू अपने गली मोहल्ले में घूम रहा है, बहुत शो शाइनिंग मार रहा है, बहुत स्टाइल मार रहा है, ये मेरे पास BMW है, तुम सब मेरे सामने तुच्छ प्राणी है। अब एक दिन ऐसा होता है, तू फोन करता है, अवस्थी सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने कहा है शायद मैं बच भी नहीं पाऊंगा, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है पता नहीं, तो आप घर पे आके जरा विजिट कर लो ना एक बार। तो मैं घर पे आता हूँ तेरे को चेक करने के लिए, अरे तू मेरा बेटा है ना, मेरा स्टूडेंट है ना बेटा, सो मैं घर पे आया तेरा चेकअप करने के लिए, तेरा फाइल वगैरह देखा, तेरा चेकअप किया तो पता चला अरे तुझे तो एंड स्टेज डिजीज है, बहुत घातक बीमारी है। एंड फिर मैं तुझे बोलता हूँ कि बेटा तकलीफ तो है, तो तू बोलता है सर आप क्या करें, तो मैं पूछता हूँ बेटा वो BMW जो गाड़ी मैंने तुमको दिया था ना, उसका चाबी किधर है और गाड़ी किधर है, तो तू बोलता है सर मैं इधर तकलीफ में हूँ, आपको गाड़ी और उसके चाबी की पड़ी है। तो मैं बोलता बेटा सुनते जाओ चुपचाप, चाबी दो मुझे, अब मैं चाबी ले लेता हूँ। अब तू घर पे है, आराम कर रहा है, ओके, तेरा ग्लूकोज का बॉटल, सलाइन बॉटल सब लगाया, मैंने चालू किया और मैं तेरे BMW की चाबी लेके निकल पड़ा। अब तू खिड़की से देख रहा है कि ये दाढ़ी वाला इंसान करना क्या चाहता है। तो मैं तेरी BMW गाड़ी चालू करता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ और फिर उस गाड़ी के नाप का ना मैं खड्डा खोदता हूँ, बड़ा सा खोदता हूँ। तू बाहर की तरफ जब देखता है खिड़की से तो तेरे को लगता है अरे ये क्या पागल वागल हो गया क्या सर। फिर मैं तेरी गाड़ी चलाता हूँ, खड्डे में डाल देता हूँ, तो तू सलाइन वलाइन खींच के बाहर आता है, नहीं सर ये क्या कर रहे हो, तू बाहर आके मेरे पे भड़क जाता है। सोचो अपने गुरु पे भड़क जा रहा है, तू कितनी गलत बात है, मारूंगा तुझे बेटा मैं। तो तू भड़क के बोलता है सर आपने गाड़ी को क्यों दफना दिया। तो मैं बोलता हूँ बेटा देखो अब तुम्हारी जिंदगी तो रही नहीं, तुम तो पल दो पल के मेहमान हो, तो ये गाड़ी किस काम की, चलो दफना देते इसको। तो तू भड़क के बोलता है सर अगर ये मेरे काम की नहीं है तो किसी और के तो काम आ सकती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टीच यू बेटा। सोचो गाड़ी तो फिर भी इंसान ने बनाया, भले कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना हो। किडनी तो कुदरत ने बनाया, हो तो उससे भी ज्यादा महंगी है, उसको तो हम बना भी नहीं सकते बेटा। एक गाड़ी को दफना देने के बाद तुम जानते हो कि गाड़ी किसी और के काम आ सकती है, उसी तरह से ये महंगे महंगे ऑर्गन किसी और के काम आ सकते हैं बेटा। और हम लोग ये ऑर्गन्स को या तो जला देते हैं या तो दफना देते हैं। सो ऑर्गन डोनेशन अपने आप में बहुत ही पुण्य का काम है, ये याद रखना सब लोग। ओके अच्छा मूविंग ऑन। अब जब हम किसी का किडनी निकाल के किसी और के बॉडी में डाल देते हैं ना, तो कैसा होता है उसके बॉडी के WBC और उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये किडनी तो है पर इसका मटेरियल, इसका प्रोटीन मटेरियल हमारे बॉडी जैसा नहीं है। इसलिए किडनी देने से पहले बहुत सारे ब्लड टेस्ट और टिश्यू मैचिंग टेस्ट करवाते हैं हम लोग, ओके। और ये टेस्ट करवाने के बाद ही ये ऑपरेशन किया जाता है। अब अगर समझो फॉर एग्जांपल किसी के भी बॉडी में किडनी डाल दिया फिर भी उसका WBC वो किडनी को मारेगा, ये समझ के कि ये बाहर वाला है। आप समझो फॉर एग्जांपल ओके, हम सब इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं। अब हमारे बीच में कोई फॉरेनर आया तो हम बोलेंगे ये अपने जैसा नहीं है, बाहर वाला, इसको मारो। पर वो फॉरेनर आके शायद हमारा फायदा भी कर सकता है, कुछ काम भी तो कर सकता है। वैसे ही WBC को समझाना पड़ता है ये बाहर का इंसान है पर ये फिल्ट्रेशन करने आया है, ये समझा? ओके, इसीलिए है ना किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स नाम की दवाई दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स कौन सी दवाई होती है? ये स्टीरॉइड्स होते हैं बेटा। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, शरीर की प्रतिकार शक्ति। जो WBC इस किडनी को डिस्ट्रॉय करेगा, उस पर सूजन करेगा और इतना महंगा, इतना सुपरा मेजर सर्जरी फेल हो जाएगा। सो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? उन इम्यूनिटी के सेल्स को शांत करते हैं ताकि ट्रांसप्लांटेड किडनी का रिजेक्शन ना हो सके। सो यहां मैं लिख देता हूं ट्रांसप्लांटेड किडनी का रिजेक्शन ना हो सके, इसलिए उसको स्टीरॉइड्स दिया जाता है। अब सर अगर हम इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे तो इसको बैक्टीरिया, वायरस, बाकी का इन्फेक्शन तो फिर मौके का फायदा उठाएगा, बोलेगा भाई इसकी इम्यूनिटी कम है क्योंकि ये किडनी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता है। तो बैक्टीरिया तो बोलेंगे सर ये तो हमारे खिलाफ भी नहीं लड़ेगा।
इन दैट केस तुम्हारा डॉक्टर तुमको बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेट, बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस वगैरह दे के रखेगा, और उसके कवरेज में ना एंटी वायरल एंटी फंगल मेडिसिन के कवरेज में रखेगा, ताकि वो इन्फेक्शन भी सर चढ़ के ना बोले और तेरे शरीर का ख्याल रखेगा। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने डायलिसिस के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर तुमको समझ में आया है। इसका ना प्रॉपर नोट्स बना लो और डायग्राम प्रॉपरली है ना ड्रॉ करके रखो। ओके, हम लौटेंगे और भी बायोलॉजी के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। बैकग्राउंड में जो भी शोर शराबा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको इग्नोर करोगे और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।